कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम 12वीं क्लास के दूसरे लेसन द्विध्रुवीयता के अंत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम राजनीति विज्ञान की बुक समकालीन विश्व और राजनीति का दूसरे पाठ द्विध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, रूस की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? यूएसएसआर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक है, कैसे हुई थी? जब रूस में क्रांति हुई 1917 में, उसके बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो ये हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। ये कौन सी पार्टी के थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इससे पहले रूस के जो राजा थे वो थे जार निकोलस। इसके आगे आता है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो ये थे 15 गणराज्य। ठीक है, अगला है, बर्लिन की दीवार कब बनी? तो ये बनी थी 1961 में। आप पूछोगे बर्लिन क्या है? तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। देखिए क्या था कि मान लो ये पूरा क्या है, ये जर्मनी है, इसके बीच में दीवार खिंची हुई थी। ठीक है, इधर क्या था? पश्चिमी जर्मनी था, इधर क्या था? पूर्वी जर्मनी था, इधर क्या थी? पूंजीवादी धारणा थी और इधर क्या थी? साम्यवादी धारणा थी। मतलब दोनों विचारधाराओं में जर्मनी क्या था? बटा हुआ था। और इनके बीच में जो दीवार थी वो थी बर्लिन की दीवार। ये कब बनी थी? 1961 में। अब आगे देखिए, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया का विभाजन। एक तो पूंजीवादी इधर थे, दीवार से उधर क्या थे? साम्यवादी। तो इन दोनों दुनियाओं का क्या था? विभाजन थी बर्लिन की दीवार। दूसरा क्या है? शीत युद्ध। क्या है कि जो ये जर्मनी है दो भागों में बटी हुई है, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। शीत युद्ध क्या था? ये भी इन दोनों ही विचारधाराओं का युद्ध था। तो ये किसका प्रतीक है? ये शीत युद्ध का भी प्रतीक है। तो आप पेपर में देखना, अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों का देना, उपरोक्त दोनों। अगर एक ऑप्शन है दूसरा नहीं है तो आप उस ऑप्शन को देख लेना। ठीक है, आगे आता है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो ये गिराई गई 9 नवंबर 1989। ठीक है, ये कितने वर्ष तक रही? ये 28 वर्ष तक बनी रही। और ये कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर लंबी थी। आगे आता है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1990 में। अब देखिए 1989 में वो बीच की दीवार गिर गई, तो दोनों जो है पश्चिमी और पूर्वी मिल गए, तो वो क्या हो गया? एक जर्मनी बन गया, तो उसका एकीकरण हो गया। तो 89 में दीवार गिरी, 90 में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब बात कर लेते हैं 91 की। अब आगे आता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये हुआ 1991 में। अभी मैंने आपको बताया बर्लिन की दीवार कब थी? 1989। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 और 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उस समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचोव। अब बात आती है, बोरिस येल्त्सिन कौन था? तो ये क्या है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस बन गया था तो रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था। कौन था? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? तो जो समाजवादी देश हैं उनको कहते हैं दूसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे और जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया था, वो तीसरी दुनिया के देशों में आते हैं। अब आता है, रूस की मुद्रा क्या है? तो ये क्या है? रूबल। रूस है रूस और रूस है रूबल, आप ये देख सकते हो। अब आगे क्या है कि जो मिखाइल गोर्बाचोव है उसने सोवियत संघ में सुधारों के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की? पहली बात तो ये है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन था? मैंने अभी बताया कि सोवियत संघ में विघटन से पहले ये वहाँ का राष्ट्रपति था। तो उसने क्या किया था? उसने एक सुधार का कार्य किया था। उसे लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए? साम्यवादी विचारों के लिए, समाजवादी विचारों के लिए, वो जो है कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते जा रहे थे, वो राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर होते जा रहे थे। तो उन्होंने 2 व्यवस्थाएं अपनाई। कब अपनाई? ये 1985 में अपनाई। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है ग्लासनोस्ट। इसमें क्या किया इसने कि जो लोग हैं
पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर अत्यधिक भागीदारी के लिए उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई। और दूसरी उसने अपनाई पेरेस्ट्रोइका। ये क्यों अपनाई? इसने पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसमें आर्थिक सुधार करने के लिए जो है ये अपनाई, ताकि जो है सोवियत संघ का दोबारा से पुनर्गठन हो सके। अब आगे आता है, सोवियत संघ के कौन से गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सबसे पहले कौन सा गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? तो वो था लिथुआनिया। उसके बाद आता है कि सोवियत संघ के कौन से 2 गणराज्य हैं जिन्होंने अलग होने के लिए वहां पर क्या हुए, हिंसक आंदोलन हुए? तो पहला है चेचन्या और दूसरा है दागिस्तान। तो आगे क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये था रूस। शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक यानी झटका यानी आघात, थेरेपी मतलब जो है उपचार करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आघात पहुंचाकर उपचार करना। कई बार आपने देखा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उन्हें बिजली का करंट लगाया जाता है, कुछ वैसे ही आधार पर यह थेरेपी बनाई गई थी। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो ये निर्देशित किया गया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो IMF कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी किन देशों के लिए तैयार की गई? आप सभी को पता है कि पूंजीवादी देश थे, वो जीत गए थे, तो किस पे होगी ये होगी पूर्वी सोवियत संघ के खेमे पर, ठीक है, यानी समाजवादी देशों के ऊपर। अगला है, शॉक थेरेपी में कितने प्रतिशत उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया? तो ये थे 90% उद्योगों को। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? आप सभी को पता है कम्युनिस्ट पार्टी का था। ये किसने बनाई थी? ये आप सभी को पता है लेनिन ने बनाई थी। और 1917 से इसने शासन करना शुरू किया था और ख़त्म कब हुआ था? 1991 में। अगला है, 2001 में भारत और रूस सामरिक समझौते के रूप में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो ये हुए थे 80 दस्तावेजों के ऊपर। आप सभी को पता है 1971 में भारत और सोवियत संघ की मित्रता हुई थी, लेकिन 1991 में विघटन होने के बाद क्या आ गया था? उसका उत्तराधिकारी रूस बन गया था। तो रूस ने और भारत ने 2001 में कितने समझौते किए? 80 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद आता है 1991 में सोवियत संघ के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो आप सभी को पता है सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन। ये कौन था? मैंने आपको अभी बताया था कि रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ का गणराज्य में कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये किया था 70 वर्षों तक। मैंने आपको बताया था 1917 में बना था ये सोवियत संघ और 1991 में इसका विघटन हो गया, तो ये जो है इतने वर्षों तक इसने शासन किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने किस व्यवस्था को अपनाया? तो सोवियत संघ के देश क्या थे? साम्यवादी थे, समाजवादी थे। पूंजीवादी व्यवस्था से वो हार गए थे, तो उन्होंने किस चीज़ को अपनाया? शॉक थेरेपी को अपनाया। उसके बाद आता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किस देश को दी गई? तो सोवियत संघ का मैंने आपको बताया था उत्तराधिकारी कौन था? रूस था। तो जो सदस्यता है सुरक्षा परिषद की वो किसको दी जाएगी? रूस को ही दी जाएगी, ठीक है। तो आगे हमें 1-2 ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार बताएं। काल क्रमानुसार का क्या मतलब है? कि समय अनुसार क्रम में लगाना। देखिए, सबसे पहले है अफगान संकट। अफगान संकट कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1979 से 88 के बीच में, ठीक है। दूसरा है बर्लिन की दीवार का गिरना। ये कब गिरी थी? 1989 में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला है सोवियत संघ का विघटन। ये हुआ था 1991 में और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। अगर आपको पता है तो आसानी से आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे पहली जो घटना है उसका जो क्रम है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे है रूसी क्रांति सबसे पहले हुई 1917 में, तो 4 नंबर हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों में 4 नंबर पहले आता है, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया कि इन दोनों में से ही एक है। अब दूसरी घटना हम देखते हैं, दूसरी कौन सी ऐसी घटना है जो इसके बाद हुई थी? तो ये हमारी हुई थी अफगान संकट 1979 से 88 के बीच। तो यहाँ पे 1 नंबर आ गया,
ठीक है। इसके बाद ये एक नंबर नहीं है तो हम वैसे भी इस पे निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर भी ना मिले तो हमें अगला नंबर देखना है। तो देखिए इसके बाद कौन सी घटना हुई, 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, तो ये 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे क्या है, सोवियत संघ का विघटन यानी 1991, ये इसकी आखिरी घटना है। तो ये क्रम बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 4 नंबर ठीक है। अब देखिए मैं आपको वैसे भी एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें चारों याद हो जाएं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि रूसी क्रांति आई 1917 में। अब क्रांति के बाद क्या हुआ, अफगान में आ गया संकट। ये कब आया, 1979 से 89 के बीच, ठीक है। अब इस संकट में क्या हुई, बर्लिन की दीवार गिर गई। ये लास्ट वाला शब्द है, 89 के अंदर ही क्या हुआ, बर्लिन की दीवार को गिराया गया, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अब बर्लिन की दीवार गिर गई तो क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। तो इन सबको आप ऐसे जोड़ के जो है याद कर सकते हैं। तो आगे देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या होता है, मिलाना, ठीक है। देखिए अब है शॉक थेरेपी, सुधारों की शुरुआत, ठीक है। ये इन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं और 5 के साथ 5 ऑप्शन और दिए हैं, लेकिन ये सारे गलत दिए हुए हैं। आप इनको जो है इनसे मिलाना है कि इनके कौन से आंसर है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो देखिए शॉक थेरेपी के साथ क्या दिया है, सुधारों की शुरुआत। रूस के साथ क्या दिया है, आर्थिक मॉडल। मिखाइल गोर्बाचोव के साथ रूस के राष्ट्रपति। बोरिस येल्त्सिन क्या है, सैन्य समझौता। और वारसा क्या दिया है, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी। तो आपको क्या है कि इन ऑप्शनों में इनके सही जो है उत्तर ढूंढने हैं। जैसे शॉक थेरेपी है तो आप इन 5 को पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक थेरेपी क्या है, ना तो सुधारों की शुरुआत है। दूसरा क्या है, आर्थिक मॉडल, तो ये क्या है, आर्थिक मॉडल, तो हम इसको इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रूस। अब रूस क्या हो सकता है, सुधारों की शुरुआत या आर्थिक मॉडल, नहीं, रूस के राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता रूस। सैन्य समझौता भी रूस नहीं है। तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी ये इसका सही आंसर है। तो आप इसको जो है इससे जोड़ सकते हैं। तीसरा है मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था, आप सबको पता है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1985 में सुधारों की शुरुआत की थी। तो इसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं। इसको आप सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। आगे है बोरिस येल्त्सिन। ये क्या था, अब देखिए ना सुधारों की शुरुआत है ये, ना आर्थिक मॉडल है। रूस के राष्ट्रपति, तो ये है रूस के राष्ट्रपति। ये रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इससे पहले रूस था ही नहीं, रूस से पहले क्या था, सोवियत संघ था। रूस बनने के बाद ये प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है वारसा। वारसा क्या है, बच गया ये सैन्य समझौता, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपको ये मिलाने हैं। नीचे मैंने आपको सही आंसर भी दिए हैं। देखिए शॉक थेरेपी का क्या है, आर्थिक मॉडल। रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी, मतलब सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो गया था तो उसका जो उत्तराधिकारी था वो रूस को बनाया गया था। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था, इसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी 1985 में। अब आगे आता है बोरिस येल्त्सिन। ये क्या थे, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। और वारसा क्या था, वारसा आप सभी को मैंने बताया था सोवियत संघ का एक सैन्य समझौता था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया। तो किस संगठन का किया था, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। मतलब क्या है कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हुए थे सोवियत संघ के विघटन से, कितने हुए थे, 15 राज्य। उन्होंने अपना एक अलग से क्या बनाया, राष्ट्रकुल। तो उसको क्या नाम दिया, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई। आप सबको पता है कि रूस में कैसी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी जो व्यक्ति हैं वो हमेशा ही पूंजीवाद का विरोध करते हैं। तो इसलिए 1917 में पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में रूस में क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए क्यों बाध्य हो गए, इसके कारण बताइए। तो सबसे पहला जो रीजन रहा, जनता की आकांक्षाओं को पूरा न होना। क्या है कि सोवियत संघ के अंदर क्या है कि जितना पैसा है वो क्या पूर्वी यूरोप के देशों पे लग रहा था, और इससे क्या होता है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो उनको पूरी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए जनता जो है सरकार से असंतुष्ट थी और सोवियत संघ में सुधार की आवश्यकता थी। दूसरा क्या था, सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी वो धीमी थी, उसको गति प्रदान करने के लिए सोवियत संघ में सुधार की आवश्यकता
थी। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति करके बराबर लाना। गोर्बाचेव क्या चाहते थे कि सोवियत संघ के अंदर जो तकनीकी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो बहुत पिछड़ गई थी, वो अन्य देशों से छूट गई थी, तो उसमें उन्नति करके उसे बराबर लाना चाहते थे। अगला है पश्चिमी देशों से संबंध सुधारना। इससे क्या है कि जो सोवियत संघ था उनका पश्चिमी देशों से संबंध बहुत बिगड़ गए थे, उनमें संबंध सुधारने के लिए भी जो है गोर्बाचेव को ये कदम उठाना पड़ा। अगला है सत्ता के केंद्रीकरण के कारण। केंद्रीकरण क्या होता है? देश का जो पूरा शासन है वो एक सरकार में सिमट जाना केंद्रीकरण कहलाता है। तो सत्ता का जो केंद्रीकरण था उसके कारण क्या हुआ कि जनता एवं शासन में दूरियां बढ़ गई। और क्या है कि गोर्बाचेव ये चाहता था कि सोवियत संघ के अंदर जनता और शासन की दूरियों को मिटाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कर सके। तो अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। आप सभी को पता है सोवियत संघ एक महाशक्ति था, फिर ऐसे क्या रीजन रहे कि उसका विघटन हो गया। कब हुआ था विघटन? 1991 में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो कारण वो क्या था? सोवियत संघ की जो आर्थिक संस्थाएं हैं कमजोर होने के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा न कर सकी। मतलब सोवियत संघ की जितनी भी आर्थिक संस्थाएं थी वो इतनी कमजोर हो गई कि जो जनता की इच्छाएं थी वो उनका पूरा नहीं कर पा रही थी। तो जो सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि सोवियत संघ के अंडर यानी उसके नियंत्रण में जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे वो उनको अपने नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारा पैसा उन देशों के ऊपर लगा रहा था, इसलिए वो अपने देश पे कम ध्यान दे पा रहा था और उन देशों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की वजह से उसकी आर्थिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई। दूसरा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी क्योंकि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियारों और सैन्य सामान पर लगाया। क्या है कि दूसरा रीजन क्या रहा कि एक तो वो पूर्वी यूरोप के देशों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए पैसा लगा रहा था और दूसरी तरफ जो उसके पास संसाधन थे जहाँ से उसको इनकम हो रही थी उसको कहाँ लगा रहा था? परमाणु हथियार बनाने में और सैन्य सामान बनाने पे लगा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो रीजन रहा वो था सोवियत संघ की जनता में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण असंतोष था। मतलब पैसा जो है परमाणु हथियारों पे लग रहा था, सैन्य सामान पे लग रहा था, पूर्वी यूरोप के देशों पे लग रहा था, तो देश में क्या हो गई? पैसे की कमी हो गई और उस पैसे की कमी की वजह से जनता को जो उनकी उपभोग की वस्तुएं थी वो भी नहीं मिल पा रही थी। इस कारण जनता में क्या था? असंतोष था। उससे अगला है कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। आप सभी को पता है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्षों से राज कर रही थी, लेकिन अब वो जनता को कोई जवाब देने के लायक नहीं रह गई थी, इसके प्रति जवाबदेह नहीं थी, इससे भी जनता में असंतोष फैल गया। अगला जो रीजन रहा वो है पश्चिमी देशों के विकास की जानकारी के कारण जनता का पूंजीवाद के प्रति झुकाव बढ़ना। क्या है कि अब जनता को क्या लगने लगा कि जो पश्चिमी देश हैं उनमें विकास हो रहा है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था से ज़्यादा अच्छी है, तो हमें पूंजीवाद को ही अपनाना चाहिए। इसलिए जनता का पूंजीवाद की तरफ अधिक झुकाव हो गया था। अगला जो है सोवियत संघ की जनता गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट हो गई थी। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ में जनता को संतुष्ट करने के लिए गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए। कब शुरू किए थे? ये 1985 में किए थे, लेकिन इनकी गति इतनी धीमी थी कि जनता उससे संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण बताइए हैं। अगर क्वेश्चन में 2 पूछे जाए तो आप 2 लिखना, 4 पूछे जाए तो 4 लिखना, और अगर क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो आपको ये पूरे 6 के 6 लिखने हैं। आगे आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वो आता है या फिर ये आता है। देखिए कौन सा है? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। मतलब विघटन तो हो गया, उसके कारण हमें पता लग गए, लेकिन विघटन होने के बाद परिणाम क्या निकले, अब उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दूसरी दुनिया मैंने आपको बताया था कौन सी दुनिया? जो सोवियत संघ के साथ जो देश थे वो दूसरी दुनिया में आते हैं, और तीसरी दुनिया में कौन से आते थे? गुटनिरपेक्ष देश आते हैं। अब दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम बताइए। या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इनके आंसर। पहला है सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सबसे बड़ा परिणाम तो यही निकला। आप सभी को पता है कि विश्व के अंदर 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। इन दोनों के बीच शीत युद्ध हो रहा था। अब सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई।
आगे है महाशक्तियों के मध्य हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। महाशक्तियां दोनों सोवियत संघ और अमेरिका क्या था कि एक दूसरे के लिए वो हथियार बना रहे थे, वो सैन्य सामान बना रहे थे। अब एक का विघटन हो गया तो इस जो हथियारों की होड़ थी वो भी समाप्त हो गई। तीसरा क्या है परिणाम, विश्व में द्विध्रुवीयता। द्विध्रुवीयता आप सभी को पता है कि दो ध्रुव कौन से, सोवियत संघ और अमेरिका, उनका अंत हो गया। ठीक है, और अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति रह गया। सोवियत संघ खत्म हो गया तो दूसरी शक्ति कौन था, अमेरिका था, तो वो अकेला विश्व के अंदर महाशक्ति के रूप में रह गया। विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभुत्व हो गया। आप सभी को ये भी पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका में दो विचारधाराएं थी। सोवियत संघ में समाजवादी या साम्यवादी बोल सकते हो, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था थी। ठीक है, तो अब कौन सी रह गई, पूंजीवादी व्यवस्था रह गई, तो उसी का प्रभुत्व विश्व में हो गया। अगला है अमेरिका का विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थाओं पर नियंत्रण हो गया। अब अमेरिका क्या है, एकमात्र शक्ति रह गया विश्व के अंदर, तो विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन पर जो प्रभुत्व था, नियंत्रण था, वो अमेरिका का हो गया। और अब ये संस्थाएं क्या है, अन्य देशों को सलाह देने के लिए बन गई। ठीक है, आगे है सोवियत संघ के विघटन से 15 स्वतंत्र नए देशों का जन्म हुआ जिनकी अलग पहचान थी। एक जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम निकला वो क्या परिणाम था कि विघटन होते 15 स्वतंत्र नए देश बन गए और उन देशों की एक अलग पहचान थी। आगे है शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। शॉक थेरेपी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, या तो इसका अर्थ पूछा जाता है या इसके परिणाम पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, चोट पहुंचाकर उपचार करना। आप सभी को पता है शॉक लगना मतलब झटका देना। ठीक है, तो उसके माध्यम से किसी का इलाज करना शॉक थेरेपी कहलाता है। यहाँ पर क्या है इसका अर्थ कि यह सोवियत संघ के देशों की साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना था। मतलब आप सभी को पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति रह गया था, और उसकी क्या विचारधारा थी कि सोवियत संघ के जितने भी देश हैं उनमें क्या थी, साम्यवादी विचारधारा थी। तो साम्यवादी विचारधारा, उस साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना था, और वो किसके माध्यम से करना चाहते थे, शॉक थेरेपी के माध्यम से। तो इसमें क्या क्या शामिल था, निजी स्वामित्व, यानी जितने भी उद्योग थे वो निजी हाथों में आए, व्यापार कैसा हो, मुक्त व्यापार हो, वित्तीय खुलापन हो, और मुद्रा की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया गया था कि मुद्रा को आपस में बदल सके, इस चीज़ पर बल दिया गया। आगे क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम बताइए। तो सबसे पहला जो परिणाम है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके उसे पूंजीवाद में परिवर्तित करना चाहती थी। और वहाँ पे क्या था कि वहाँ की मुद्रा थी रूबल, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो रूस की मुद्रा रूबल है उसका अवमूल्यन कर दिया, उसकी जो मूल्य में गिरावट कर दी। ठीक है, दूसरा क्या है कि सोवियत संघ के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। 90% उद्योगों की निजी कंपनियों को बेचा गया। मतलब क्या है कि जो 90% उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेच दिया गया, और वो इतनी जल्दी बेचा गया कि उनको औने पौने दामों में बेचा गया। इससे क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। तीसरा है रूबल की गिरावट के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई और लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई। कहने का क्या मतलब है कि जब रूबल की गिरावट हो गई तो क्या हुआ कि उसमें कम चीज़ें आने लगी। ठीक है, कम चीज़ें आने की वजह से क्या हुई, लोगों की पूंजी समाप्त हो गई, और फिर क्या हुआ कि उनको खाद्यान्न संकट आ गया। इससे क्या उनकी खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई। अगला है समाज कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज कल्याण क्या है, आप सभी को पता है कि रूस के अंदर क्या था, साम्यवादी था, समाजवादी व्यवस्था थी। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, सभी को समान समझा जाता है, अगर कोई गरीब है तो उनको छूट दी जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो समाज कल्याण की वहाँ पर योजनाएँ थी वो व्यवस्था वहाँ पर समाप्त हो गई, और जो सरकारी छूट लोगों को मिली हुई थी उसकी समाप्ति कर दी। और उस समाप्ति के कारण रूस व अन्य राज्यों के अंदर क्या हुआ कि अमीर और गरीब जो है उनका विभाजन बढ़ता चला गया। अगला जो परिणाम निकला वो था लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण की प्राथमिकता समाप्त होगी। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं बनती थी वहाँ पर उनकी जो प्राथमिकता दी जाती थी लोक कल्याण को, उनको समाप्त कर दिया गया, और जल्दबाजी में संविधान का निर्माण करके वहाँ पर क्या किया, राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका प्रमुख बनाकर उसको अनेक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि जो संसद थी वहाँ पर एक कमज़ोर संस्था
बन गई। अब आगे हम करवाते हैं द्विध्रुवीकरण के लाभ और हानियाँ लिखिए। द्वि क्या होता है? दो कौन सी महाशक्तियाँ थी विश्व के अंदर? सोवियत संघ और अमेरिका। तो पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि उन 2 जो ध्रुव थे उनके क्या तो लाभ थे और क्या क्या हानियाँ थी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाभ। सबसे पहले विचारधाराओं को महत्व। क्या था कि द्विध्रुवीकरण में विचारधाराओं को बहुत महत्व दिया गया। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। तो दोनों ही विचारधारा को बहुत महत्व दिया गया। आगे है शक्ति संतुलन की स्थापना। क्या है कि 2 बड़ी महाशक्तियाँ थी। अगर एक महाशक्ति होती तो वो तानाशाह हो सकती थी, वो पूरे विश्व पे अपना राज कर सकती थी। अब 2 जो पावर हैं उनमें क्या है कि दोनों ही बराबर की हैं, तो शक्ति संतुलन की स्थापना रही। अगला है शांति व्यवस्था में सहायक। अब दोनों बराबर की हैं तो युद्ध के चांस कम हो गए, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि अगर युद्ध होता है तो परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा, इससे शांति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और पूरा विश्व तहस नहस हो जाएगा। इसलिए दोनों ने ही क्या है कि परमाणु बमों का प्रयोग ना करने के लिए शीत युद्ध को चुना। इससे क्या हुआ? शांति स्थापना में सहायता मिली। आगे बताते हैं कि द्विध्रुवीकरण की हानियाँ क्या है। सबसे पहले है युद्ध की संभावना। क्या है कि जब तक युद्ध टल सकता है दोनों ही शक्तियाँ उसको टालने का प्रयास करती हैं, लेकिन किसी मौके पे ये हो सकता है कि युद्ध हो जाए, क्योंकि दोनों ही पावर हैं और दोनों के अंदर ये है कि मैं युद्ध जीत सकता हूँ, मैं विश्व की महाशक्ति हूँ। तो इस सोच के कारण युद्ध की संभावना अत्यधिक रहती है। अगला है शांति के लिए खतरा। अगर दोनों में युद्ध होता है तो विश्व शांति तहस नहस हो जाएगी। तो शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है द्विध्रुवीकरण व्यवस्था। आगे है हथियारों की होड़। अब दोनों ही महाशक्तियों को जीतना है, पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व जमाना है, पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखानी है। तो दोनों ही इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या करते हैं? हथियार बनाते हैं। इसलिए दोनों में क्या लगी रहती है? हथियारों की होड़ लगी रहती है, जो विश्व के लिए खतरा है। अब आगे पढ़ते हैं सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या है? मैंने आपको बताया था 1917 में क्रांति हुई थी रूस के अंदर। उसके बाद जो है सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया था। तो ये क्या थी? 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी समाज के अंदर, उसमें क्या है कि समतामूलक क्या होता है? सभी को समान समझने की भावना। वो क्या है? समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निजी संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर चलाने की कोशिश सोवियत प्रणाली कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? सिंपल सा है कि 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया और उसने क्या किया? समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो निजी संपत्ति थी लोगों के पास, उसको समाप्त कर दिया और पूरे समाज को क्या है? समानता के सिद्धांत पर चलाने की जो प्रणाली लागू की गई उसको सोवियत प्रणाली कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या है इसकी विशेषताएं? कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य किसी राजनीतिक दल या विपक्ष को स्थान नहीं था। मतलब क्या था कि सोवियत प्रणाली में एक मुख्य प्रमुख दल था कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी की चलती थी, अन्य किसी दल को महत्व नहीं दिया जाता था। सोवियत आर्थिक प्रणाली में राज्य के नियंत्रण में थी। मतलब जितना भी पैसा था, संसाधन थे, वो सभी क्या थे? राज्य के नियंत्रण में थे। अगला है सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत और राज्य के नियंत्रण में थी। मतलब सोवियत संघ में संचार प्रणाली बहुत ही पावरफुल थी, उन्नत थी, लेकिन वो सारी किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। उसके बाद आता है घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत थे और बेरोजगारी नहीं थी। मतलब उपभोग की जितनी भी वस्तुएं थी वो घरेलू उद्योगों में बनती थी, वो बहुत ही उन्नत थे, लोगों की ज़रूरतें वहाँ से पूरी होती थी और बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? अपने घरों में ही जो उपभोग की वस्तुएं थी वो बनाते थे। आगे है जनता को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। मतलब क्या है कि कंप्लीट रूप से क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में था और वही लोगों को जो अधिकार और स्वतंत्रता देती थी वही प्रदान की गई। अत्यधिक अधिकार और स्वतंत्रता लोगों के पास नहीं थी। इससे अगला क्वेश्चन है बल्कान राज्यों के विषय में आप क्या समझते हैं। तो 21वीं सदी के प्रारंभ में जो बड़े बड़े राज्य थे उनका विघटन हुआ और उससे जो जो नए नए राज्य बने उनको बल्कान राज्य का नाम दिया गया, जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोएशिया आदि राज्य। ये क्या थे? यूरोपीय दंगल के अखाड़े रहे। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यूरोपीय दंगल के अखाड़े किसे कहा जाता है। तो बल्कान राज्यों को यूरोपीय दंगल के अखाड़े कहा जाता है।
थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। बाय बाय, टेक केयर।